हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 17 करेंगे। तभी मैं आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट बता रहा था। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी बताया था। यदि किन्हीं का छूटा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, जीओसी में जाइए और लेक्चर को देखिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ आयन। आयन के स्टेबिलिटी के ऊपर मेजोमेरिक इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है। तो नाउ इफेक्ट ऑफ mesomeric effect on stability of ion, on stability of ion. The effect of mesomeric effect on stability of ion. आयन के स्टेबिलिटी के ऊपर मेजोमेरिक इफेक्ट का प्रभाव। तो एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग आयंस, फॉलोइंग कार्बोकेटन। करें सारे कार्बोकेटान की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। फर्स्ट वन, इट इज द एलाइलिक कार्बोकेटान। सेकेंड वन, बेंजालिक कार्बोकेटान। थर्ड वन, C6H5 whole to CH plus, and fourth one C6H5 whole 3 C plus। करें इन सारे कार्बोकेटान की स्टेबिलिटी ऑर्डर को आप बताइए। तो फर्स्ट वन दैट इज एलाइलिक कार्बोकेटान। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है इन्वर्सली पोजीशन होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एटम इन एन आयन। किसी भी आयन की जो स्टेबिलिटी होती वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी वन पोजीशन इन आयन। यदि किसी पोजीशन पर चार्ज की मात्रा ज्यादा होगी, किसी भी आयन में किसी भी एटम के ऊपर जितनी ज्यादा चार्ज की मात्रा होगी आयन की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। मैंने बताया था जो चार्ज होती है वो एक तरह का लोड है, एक तरह का भार है। जितना ज़्यादा एटम के ऊपर चार्ज आता जाएगा उतनी उसकी स्टेबिलिटी घटती चली जाएंगी। जैसे आपके ऊपर जितना ज़्यादा लोड आता जाएगा आप अनस्टेबल होते जाएंगे। और आपके पास ऊपर 1 किलोग्राम का वजन रख दे तो कोई दिक्कत नहीं, 10 किलोग्राम रख दे अनस्टेबल हो जाएगा। अगर 100 किलोग्राम रख देंगे तो हाईली अनस्टेबल हो जाएंगे, तुरंत कोलैप्स कर जाएंगे। वही चीज़ है, किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी आयन में किसी भी एटम के ऊपर चार्ज की मात्रा बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होती है तो घट जाती है। और मान लेते किसी भी एटम के ऊपर, अगर किसी आयन में किसी एटम के ऊपर चार्ज अगर है, वही चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बढ़ जाए। जैसे अगर आपके ऊपर अगर 50 किलोग्राम का वजन कोई रख दे तो आप हाईली अनस्टेबल हैं, लेकिन वही 50 किलोग्राम 5 जगह अगर बढ़ जाए, मतलब 5 लोग ले तो आपके ऊपर 10 किलोग्राम आ जाए, वजन बच जाएगा, मतलब आप मोर स्टेबल हो जाएंगे। तो ये पहली पॉइंट की स्टेबिलिटी ऑफ आयन। जो स्टेबिलिटी होती आयन की, स्टेबिलिटी ऑफ आयन
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विद कर्मानुपाती होती है किसके? तो अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज की मात्रा के, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन एटम इन एन आयन। किसी भी आयन में किसी भी एटम के ऊपर जितनी ज्यादा चार्ज की मात्रा होगी उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। किसी भी आयन में किसी भी एटम के ऊपर जितनी ज्यादा चार्ज की मात्रा होगी उतनी स्टेबिलिटी कम होगी, और जितना कम चार्ज की अमाउंट होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। जैसे मैं अभी जस्ट बता रहा था कि चार्ज एक तरह का लोड है, भार है। अगर किसी भी आदमी के ऊपर अगर 10 किलोग्राम का भार है तो थोड़ा स्टेबल है, अगर 50 किलोग्राम भार हो जाए तो और अनस्टेबल हो जाएगा, 100 किलोग्राम भार हो जाएगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है कि अगर किसी भी आयन में किसी एटम के ऊपर अगर चार्ज की मात्रा बढ़ती जाए तो उसकी स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी, और जितना कम चार्ज की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अगर ये चार्ज अलग अलग पोजिशन पर बढ़ जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ड्यू टू मेजोमेरिक इफेक्ट, अगर कहीं पर किसी सिस्टम में किसी भी आयन में अगर मेजोमेरिक इफेक्ट होती है तो ड्यू टू मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण क्या होती है? ड्यू टू मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण क्या होती? तो जो चार्ज होता है, चार्ज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एट different conjugate position at different conjugate position। तो मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण क्या होती है? जो चार्ज होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिफरेंट कंजुगेट पोजिशन, ड्यू टू विच अमाउंट ऑफ चार्ज एट एनी वन एटम, किसी एक एटम के ऊपर गेट डिक्रीजेज, जो चार्ज की मात्रा होती है वो डिक्रीज कर जाती है, एंड हेंस स्टेबिलिटी गेट इंक्रीज। तो पहली पॉइंट की जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन एटम इन आयन। किसी भी आयन में किसी एटम के ऊपर यदि चार्ज की मात्रा कम घटती चली जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होगी किसी भी एटम के ऊपर किसी आयन में, उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो मेजोमेरिक इफेक्ट का प्रभाव क्या होता है? तो जो चार्ज होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वितरित हो जाती है डिफरेंट कंजुगेट पोजिशन पर। तो मेजोमेरिक इफेक्ट का प्रभाव ये होता है कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज होती है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिफरेंट कंजुगेट पोजीशन पर, जिसके कारण जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है वो इंक्रीज कर जाता है। अगर चार्जेस डिफरेंट कंजुगेट पोजीशन पर बढ़ गया तो किसी एक पोजीशन पर चार्ज की मात्रा घट जाएंगी, मतलब चार्ज की मात्रा घटना किसी भी कंजुगेट पोजीशन पर, मतलब किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज की मात्रा घटती जा रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट वन इज द वर्ड, तो यहाँ पर फर्स्ट वन, पहले इसको आप, तो फर्स्ट वन इज द एलाइलिक कार्बोकैटायन। तो यहां पर फर्स्ट वन क्या है? इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। तो इस कंजुगेट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर किसी भी एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और सिग्मा और पाई। तो जो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वीकली बॉन्डेड, वो डिस्प्लेस हो जाएगी इधर। तो ये एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ेगी। तो ये क्या होगा? तो CH2, ये एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना, इसकी ये इलेक्ट्रॉन चली जा रही है, ये प्लस, ये CH, ये डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या हुई? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब यहां पर देखिए, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वह दो कंजुगेट पोजीशन पर बढ़ गया। मेजोमेरिक इफेक्ट इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस से, मतलब ये मेजोमेरिक इफेक्ट का जो प्रभाव होता है वो हर जगह बराबर होता है। तो यहां पर क्या हुई? तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है दो कंजुगेट पोजीशन पर बढ़ गया,
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जो मात्रा है कभी यहाँ पर होंगी, कभी यहाँ पर होंगी, कभी यहाँ पर होंगी। कंजुगेट पोजीशन, ये पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ से कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग शुरू होती है। यह एक ये पोजीशन हुई कंजुगेट पोजीशन, फिर एक बीच में छोड़ करके ये, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है 2 कंजुगेट पोजीशन पर बढ़ गई। मतलब एक पोजीशन आप कह सकते हैं प्लस हाफ प्लस हाफ। ध्यान दीजिए मेजोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। मेजोमेरिक इफेक्ट का जो प्रभाव होता है सारे कंजुगेट पोजीशन पर सेम होती है। जितना प्रभाव यहाँ पर है उतना, मतलब जितना चार्ज की मात्रा यहाँ पर डेवलप होगी उतना ही चार्ज की मात्रा यहाँ पर डेवलप होगी। मतलब एक जो पॉजिटिव चार्ज है वह 2 कंजुगेट पोजीशन पर बढ़ जा रहा है। यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा है 2 कंजुगेट पोजीशन पर बढ़ जा रहा है। उस तरह से सेकेंड वन दूसरा क्या है आपका, ये आपका C6H5 CS2+, ये है जी। यहां पर कंजुगेट पोजीशन कितनी है, तो बेसिक कंजुगेट पोजीशन काउंट कैसे करेंगे। जैसे यहां पर कंजुगेट पोजीशन कौन था, तो जहां पर पॉजिटिव चार्ज थी वहां से कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग होती है। कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कैसे होती है, तो किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में यदि किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऑड इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर है, वहां से कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग होती है। तो ये हुआ, और उसका सारा अल्टरनेट पोजीशन जहां पर पाई बॉन्ड है, तो यहाँ ये कंजुगेट पोजीशन हुई, फिर इसको छोड़ दिए तो 2 कंजुगेट पोजीशन हुई। यहां पर कंजुगेट पोजीशन की कैसे काउंटिंग करेंगे, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, एक ये हो गई, फिर एक पोजीशन को बीच में छोड़िए, आप ये पोजीशन को आप छोड़िए, एक ये हो गया, फिर ये पोजीशन को छोड़िए, ये हो गया, फिर इस पोजीशन को छोड़िए, ये हो गया, ठीक कंजुगेट पोजीशन। तो ये 3 रिंग के अंदर कंजुगेट पोजीशन हुई और एक फर्स्ट एटम पर। तो यहां पर कंजुगेट पोजीशन कितनी हो गई, तो यहां पर कंजुगेट पोजीशन हो गई, कंजुगेट पोजीशन कितनी हो गई, तो यहां कंजुगेट पोजीशन हो गई 3 रिंग के अंदर, 3 रिंग के अंदर और एक फर्स्ट, मतलब 4 एटम, मतलब दैट इज इक्वल टू 4। यहां पर कंजुगेट पोजीशन कितनी है, तो यहां 2 है, यहां कंजुगेट पोजीशन कितनी, तो 4 है, ठीक है। उसी तरह से थर्ड वन आपका क्या है, तो ये C6H5 ये दिस वन फिनाइल ग्रुप, C6H5 ये C है, ये H है, ये C6H5 दिस वन, ये है जी। तो ऑब्वियसली यहां पर कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितनी, तो 3 रिंग के अंदर है, ऑब्वियसली एक फर्स्ट एटम यहां से काउंट करेंगे, फिर इसको छोड़ दीजिए ये, फिर इसको छोड़ दीजिए ये, फिर इसको छोड़ दीजिए ये। उस तरह से ये फर्स्ट एटम है, एक पोजीशन छोड़ दीजिए ये, फिर इसको छोड़ दीजिए ये, फिर ये ना ऑर्थोपार कंजुगेट पोजीशन। तो यहां पर कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितनी है, तो 3 इस रिंग के अंदर, 3 इस रिंग के अंदर, एक फर्स्ट एटम पर, तो 3 बेंजीन रिंग के अंदर, 3 इस रिंग के अंदर +1 दैट इज इक्वल टू 7। उसी तरह से फोर्थ वन इधर C6H5 होल 3C+, यहां पर कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितनी है, यहां पर कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितनी है, यहां पर कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितनी है, तो ये C+, ये आपका C+ है, ये दिस वन, ये है। तो यहां पर कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितनी है, तो 3 इस रिंग के अंदर, बेसिक फर्स्ट एटम, इसका ऑर्थन पारा पोजीशन क्या होता है, तो कंजुगेट पोजीशन होता है, 3 इस रिंग के अंदर और 3 इस रिंग के अंदर। तो यहां कंजुगेट पोजीशन कितनी होगी, यहां पर कंजुगेट पोजीशन कितनी, तो 3 + 3 + 3 + 1 दैट इज इक्वल 10। तो यहां कंजुगेट पोजीशन की संख्या 2 है।
तो जितनी कंजुगेट पोजीशन होगी उतने पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। जितनी कंजुगेट पोजीशन होगी उतनी पोजीशन पर जो पॉजिटिव चार्ज होगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब यहां पर दो कंजुगेट पोजीशन पर तो पॉजिटिव चार्ज दो पोजीशन पर बराबर बढ़ जाएगा, मतलब एक पोजीशन पर प्लस हाफ कर सकते हैं बचा। यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां कंजुगेट पोजीशन की संख्या कितना, तो 3 रिंग के अंदर एक ही। ध्यान दीजिए मेसोमेरिक इफेक्ट का जो प्रभाव होता है वो सारे कंजुगेट पोजीशन पर सेम होता है। मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है, जबकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। दूरी बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट घटता चला जाता है, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट में ऐसी बात नहीं है। मेसोमेरिक इफेक्ट का जो प्रभाव होता है सारे कंजुगेट पोजीशन पर सेम होता। तो ऑब्वियसली ये जो पॉजिटिव चार्ज है 4 कंजुगेट पोजीशन पर बढ़ जाएंगी, तो एक पोजीशन पर 1/4 हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज 3 3 6 एक 7 पोजीशन पर बढ़ जाएगी, तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा 1/7 हो जाएगी एक पोजीशन पर। मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन उतनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन उतनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन एट डिफरेंट कंजुगेट पोजीशन। डिफरेंट कंजुगेट पोजीशन पर कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से जो स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितनी ज्यादा कंजुगेट पोजीशन उतनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। मतलब ऑब्वियसली ये पॉजिटिव चार्ज 2 कंजुगेट पोजीशन पर बढ़ गया तो एक पर, तो मतलब सिंपल आप कह सकते हैं जो स्टेबिलिटी होती है आयन की कंजुगेटेड सिस्टम में, ऑब्वियसली ये वैलिड क्या हो तो कंजुगेटेड सिस्टम है। तो इन कंजुगेटेड सिस्टम में जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है, स्टेबिलिटी ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सीधी समानुपाती होगी किसके, तो नंबर ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम कहिए या कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम या नंबर ऑफ कंजुगेटेड पोजीशन, सॉरी नंबर ऑफ कंजुगेटेड पोजीशन, और कहिए और इसी कहते हैं नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या सिंपल और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसे कह सकते हैं। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। जैसे यहाँ पर 2 कंजुगेट पोजीशन है 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ 4 कंजुगेट पोजीशन है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, यहाँ 7 कंजुगेट पोजीशन है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7, यहाँ पर 10 कंजुगेट पोजीशन है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होंगी उतनी ज्यादा पोजीशन पर ये जो चार्जेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएंगे। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ पोजीशन पर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। मतलब जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन के या कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। इसलिए जो यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ आयन होंगी, इसे यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, तो ऑब्वियसली इसमें कंजुगेट पोजीशन की संख्या सबसे ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या होंगी, तो 4th की ज्यादा होंगी किससे, तो 3rd से, 3rd की ज्यादा होंगी 2nd से, ज्यादा होगी 1st से। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन कंजुगेटेड सिस्टम में होंगी उतनी ज्यादा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज या जो चार्ज की मात्रा पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जो चार्ज की मात्रा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज 2 पोजीशन पर बराबर बढ़ गया तो एक पोजीशन पर चार्ज की मात्रा घट जाएगी। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन वन पोजीशन, ऑन एनी वन पोजीशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी वन पोजीशन। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण चार्जेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर जा रही है डिफरेंट कंजुगेट पोजीशन पर, जिसके कारण एक पोजीशन पर जो चार्ज की मात्रा है वो घट जाएंगे, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगे। मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग कहते हैं कि कंजुगेटेड सिस्टम में जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन के या कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के।
नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन के या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। ठीक है, तो जैसे हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन देखा, उसी तरह से आप कार्बोएनायन भी हो सकता है। जैसे बस यहां पर अपन ने चेंज कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया पर नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं, और कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बोएनायन। राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोएनायन, दीज आर द कार्बोएनायन। ये सारी क्या है तो कार्बोएनायन। तो ऑब्वियसली चाहे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी आयन में किसी भी एटम के ऊपर जो चार्जेज होती है, एक तरह का लोड होता है, एक तरह का भार होता है। अगर वो भार बढ़ता जाए तो स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी, और वह भार अगर घटता जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये एक चार्ज है, चार्ज एक तरह की भार है। अब ये भार अगर डिफरेंट पोजीशन पर बढ़ जाए तो एक पोजीशन पर जो चार्ज की मात्रा होगी वो घट जाएंगी। अगर ये चार्ज इस एटम के ऊपर मौजूद है तो एक तरह का लोड है, एक तरह का भार है। अगर ये चार्ज डिफरेंट पोजीशन पर बढ़ जाए तो इस पोजीशन पर जो चार्ज की मात्रा है वो घट जाएंगी, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएंगी। तो किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम में किसी भी एटम के ऊपर अगर चार्ज की मात्रा घट जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो घटेगा कैसे? तो जितनी ज्यादा कंजुगेट पोजीशन होगी उतनी ज्यादा पोजीशन पर इक्वली बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर दो कंजुगेट पोजीशन पर, तो नेगेटिव चार्ज दो जगह पर बढ़ गया, एक यहां पर और एक यहां पर। यहां पर 3 रिंग के अंदर कंजुगेट पोजीशन, एक फर्स्ट एटम पर 4 कंजुगेट पोजीशन पर, तो नेगेटिव चार्ज 4 पोजीशन पर बढ़ गए, मतलब एक पोजीशन पर 1/4 रह गया। यहां पर ये नेगेटिव चार्ज 7 पोजीशन पर, 3 इस रिंग के अंदर कंजुगेट पोजीशन, 3 इस रिंग के अंदर, 3 इस रिंग के अंदर, एक ही। तो ये नेगेटिव चार्ज 7 पोजीशन पर बढ़ गई, तो एक पोजीशन पर 1/7 पार्ट रह गया। ये नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली 10 पोजीशन पर बढ़ गया, तो एक पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा 1/10 पार्ट रह गई। तो कंजुगेटेड सिस्टम में जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होंगी, कंजुगेटेड सिस्टम में जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होगी उतनी ज्यादा पोजीशन पर चार्ज की जो अमाउंट होगी, चार्जेज होगी, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो सिंपल वर्ड में हम लोग कहते हैं कंजुगेटेड सिस्टम में जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है, कंजुगेटेड सिस्टम में जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विद कर्मानुपाती होती है। किसके? तो नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन के, या कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है, कंजुगेटेड सिस्टम स्टेबिलिटी ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? तो नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन या कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। तो इन चारों में फोर्थ में कंजुगेट पोजीशन ज्यादा, मतलब फोर्थ की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की संख्या ज्यादा है, थर्ड से ज्यादा सेकंड, ज्यादा फर्स्ट। इसलिए फोर्थ की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, थर्ड से ज्यादा होगी, सेकंड से ज्यादा फर्स्ट। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की, ऐसे भी कहते हैं कि जितनी ज्यादा कंजुगेट पोजीशन होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? उतनी ज्यादा घटेगी, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज करेंगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कंजुगेटेड सिस्टम में जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? तो नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन या नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर of following monosubstituent बेंजाइलिक कार्बोनाइन। करें कि इन सारे बेंजाइलिक कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। दिस वन, ये CH2 माइनस, ऑर्थो पर नाइट्रो है। दिस वन, ये मेटा पर नाइट्रो, ये कार्बोनाइन है। एंड दिस वन, ये पारा पर नेगेटिव चार्ज। करें सब की आप
स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मोनोसब्स्टिट्यूएंट बेंजालिक कार्बन आयन, इन सारे बेंजालिक कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो मैं अभी जस्ट बता रहा था कि जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन है वो इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होती है। अभी जस्ट मैं बता रहा था कि सिंस जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है वह इन्वर्सिव प्रोपोर्शन होती है, विद कर्मानुपाती होती है किसके? तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी वन पोजिशन, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी वन पोजिशन on any atom in ion। किसी भी आयन में किसी भी एटम के ऊपर जितनी कम चार्ज की मात्रा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो अब जरा देखिए यहां पर क्या है, ये बेंजालिक कार्बन आयन है ना, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन कहलाता है बेंजालिक कार्बन, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है उसे बेंजालिक कार्बन कहते हैं, उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो बेंजालिक कार्बन है। इसके ऑर्थो पोजीशन पर NO2 ग्रुप है। ऑब्वियसली बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है उसे हम बेंजालिक कार्बन आयन कहते हैं, बेंजालिक कार्बन कहते हैं। उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो बेंजालिक कार्बन आयन, ये मेटा पर NO2 है। बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है, बेंजीन रिंग से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है उसे बेंजालिक कार्बन कहते हैं, और उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है बेंजालिक कार्बन। अब जरा देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड में, तो अब जरा देखिए बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप है। इस बेंजालिक कार्बन आयन में मोनोसब्स्टिट्यूएंट है। अब NO2 का देखिए, NO2 ग्रुप के बारे में मैंने बताया था कि NO2 में क्या है, तो आपने पढ़ा ये डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, NO2 ग्रुप। तो NO2 में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, और नाइट्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज। तो आपको मैंने बताया था यदि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है तो वो क्या होगी, तो -I ग्रुप होगी। अगर किसी भी एटम या ग्रुप में, किसी भी एटम और ग्रुप की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो वो खींचेगा बाय इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा -M और +M ग्रुप बताए थे कि यदि किसी भी ग्रुप में फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है और वह डायरेक्टली अटैच है अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो वो क्या होता, तो -M ग्रुप होता है। यदि फर्स्ट एटम पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और वह अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो वो क्या होता, तो -M ग्रुप होता है। तो मैंने बताया था अगर फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा है तो -I ग्रुप, और यदि फर्स्ट एटम पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है और अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर अटैच्ड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो वो क्या होती है, तो -M ग्रुप होती है। तो यहां जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगी उतनी ज्यादा -M पावर होती है। तो ये क्या है, तो NO2 इज, अब देखिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो, इसलिए क्या है, तो -I, एंड NO2 में नाइट्रोजन के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज और अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है, तो अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये -M ग्रुप। तो ये सिग्मा, अब ये क्या NO2 ग्रुप क्या करेगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बाई -I इफेक्ट, और ये क्या करेगा, तो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा बाई -M इफेक्ट। तो NO2 इज -I एंड -M ग्रुप।
NO2 क्या है, तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और माइनस M ग्रुप है मतलब पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। तो NO2 इज माइनस आई एंड माइनस M ग्रुप। NO2 क्या है, तो माइनस आई और माइनस M ग्रुप है। अब जरा देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होती है एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। इसीलिए यदि किसी सिस्टम में, मतलब किसी आयन में इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों वर्क कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग पहले मेसोमेरिक इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो NO2 है इज माइनस आई माइनस M ग्रुप। तो सिंस जो मेसोमेरिक इफेक्ट होती है, सिंस मेसोमेरिक इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट, सो बी फर्स्ट, इसलिए हम लोग फर्स्ट कंसीडर माइनस M इफेक्ट ऑफ NO2। इससे पहले हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, तो माइनस M इफेक्ट ऑफ NO2। तो यहां पर माइनस M इफेक्ट, तो फ्रॉम माइनस M इफेक्ट ऑफ NO2, माइनस M इफेक्ट ऑफ NO2 से अगर आप जाइए, तो अगर NO2 माइनस M ग्रुप है तो करेगा क्या। तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लस M और माइनस M ग्रुप में बताया था कि यदि बेंजीन रिंग के ऊपर माइनस M ग्रुप मौजूद होती है, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर माइनस M ग्रुप मौजूद होती है, तो वो क्या करता है, तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटा देता है। तो आपको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप प्लस M ग्रुप और माइनस M ग्रुप में कि यदि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस M और माइनस M ग्रुप मौजूद होता है, तो वह अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। मतलब NO2 ग्रुप क्या करेगा, तो अपनी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा को डेवलप करेगा। मतलब NO2 ग्रुप की ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, तो ग्रुप का अगल बगल वाला पोजीशन क्या कहलाता, तो ऑर्थो पोजीशन। ग्रुप के अगल बगल वाली पोजीशन क्या कहलाती है, तो ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद वाली पोजीशन क्या कहलाती है, तो मेटा पोजीशन। और इंड पोजीशन क्या कहलाती है, तो पैरा पोजीशन। तो ये क्या करेगा, तो अपने ऑर्थो पोजीशन पर, ये अपने ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, मेटा पोजीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी, और पैरा पोजीशन पर। तो माइनस M ग्रुप क्या करता है, तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। तो उसी तरह से यहां भी आप इसको देखिए, ये भी NO2 ग्रुप है, ये भी माइनस M ग्रुप है, तो ये भी क्या करेगा, तो अपने ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो इस ग्रुप के लिए ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी, तो इसके अगल बगल वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन है। इस ग्रुप के लिए ऑर्थो पोजीशन क्यों होगी, तो अगल बगल वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। मेटा पोजीशन अनअफेक्टेड होगी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। उसी तरह से NO2 ग्रुप के लिए ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी, तो ये अगल बगल वाली पोजीशन, मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। मेटा पोजीशन अनअफेक्टेड होगी, पैरा पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो NO2 ग्रुप माइनस M ग्रुप है, तो NO2 फ्रॉम माइनस M इफेक्ट ऑफ NO2 क्या होगी, तो फ्रॉम माइनस M इफेक्ट ऑफ NO2 क्या होगी, तो इट डेवलप, ये क्या करेगा, तो इट डेवलप, ये डेवलप करेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पोलरिटी, पॉजिटिव चार्ज। कहां पर, तो ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर बेंजीन रिंग, तो NO2 ग्रुप क्या है, तो माइनस M ग्रुप, तो फ्रॉम माइनस M इफेक्ट NO2 क्या होगी, तो डेवलप पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब जरा देखिए, तो अगर NO2 यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया, NO2 ने यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं करा है,
NO2 ने यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया, लेकिन यहां NO2 ने यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं करा है। इस NO2 ने यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर यहां पर करा। तो अब जरा देखिए NO2 क्या कर रहा है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगी, तो निगेटिव चार्ज की मात्रा डिक्रीज कर जाएगी। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, निगेटिव चार्ज की मात्रा डिक्रीज कर जाएगी। तो फ्रॉम माइनस सेम इफेक्ट ऑफ NO2 इट डेवलप पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थ एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। सो इसीलिए जो अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज, यहां पर जो निगेटिव चार्ज की जो मात्रा होगी, अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज गेट डिक्रीज कर जाएगी। कहां पर, तो गेट डिक्रीजेज इन फर्स्ट और थर्ड में, एंड फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड will remain unaffected, तो बेसिक माइनस सेम इफेक्ट, अभी सिर्फ अपन माइनस सेम इफेक्ट सोच रहे हैं। तो माइनस सेम इफेक्ट से देख रहे हैं NO2 के माइनस सेम इफेक्ट से क्या देख रहे हैं, तो NO2 माइनस सेम इफेक्ट से अपने ऑर्थ एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। NO2 अपने माइनस सेम इफेक्ट से ऑर्थ एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। NO2 अपने माइनस सेम इफेक्ट से ऑर्थ एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करा, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट गई। किस में, तो फर्स्ट एंड थर्ड। तो इट डेवलप पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थ एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो क्या हुई, तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज गेट डिक्रीजेज इन फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो यहां नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट गई। अब फर्स्ट और थर्ड आपका फंस गया कि फर्स्ट और थर्ड में किस में नेगेटिव चार्ज की मात्रा कम होगी। अब देखिए फ्रॉम माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 क्या है, तो माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप क्या करता है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचता, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। तो अगर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट ट्रांसमिट करती है वन इनटू अनदर थ्रू सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज को खींचेगा यहां, तो घट जाएगा यहां पर। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर खींचा हो रहा, तो ये इधर खिंचाया, ये इधर खिंचाया, ये इधर खिंचाया, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, तो ट्रांसमिट करते हैं वन इनटू। उसी तरह से NO2 ग्रुप क्या करेगा, तो यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन को यहां पर खींचा, नेगेटिव चार्ज को यहां पर खींचा, इसकी प्रभाव यहां पर आएगी, इसकी प्रभाव यहां पर आएगी, इसकी प्रभाव यहां पर आएगी, इसकी प्रभाव यहां पर आएगी। तो खींच रहा है यहां पर, तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज खींचा रहा है यहां पर। लेकिन आपने पढ़ा है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर डिपेंड करता है, मतलब नजदीक ज्यादा प्रभाव। अगर ग्रुप मतलब प्लस आई या माइनस आई ग्रुप, यहां पर माइनस आई ग्रुप है, तो यदि ग्रुप मतलब प्लस आई या माइनस आई ग्रुप अगर नजदीक रहा तो उसकी प्रभाव ज्यादा होगी। ग्रुप जितनी ज्यादा दूर चलता जाएगा उसकी इफेक्ट घटती चली जाएंगी। तो यहां पर NO2 क्या है, तो नजदीक में है। यहां पर NO2 क्या है, तो नजदीक में है। तो NO2 की प्रभाव मतलब NO2 की जो माइनस आई इफेक्ट होगी फर्स्ट में ज्यादा होगी, किससे, थर्ड में। कि थर्ड में कम क्यों गई, क्योंकि NO2 ग्रुप दूर है, दूर होने से प्रभाव घट जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। ग्रुप जितना नजदीक रहेगा उतनी ज्यादा प्रभाव डालेगा, जितना दूर होता जाएगा उसके प्रभाव उतनी घटती चली जाएगी। तो बेसिक यहां पर NO2 नजदीक है, इसलिए ये निगेटिव चार्ज की मात्रा को ज्यादा घटाएगा, क्योंकि माइनस आई ग्रुप है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज को खींच रहा है। तो नेक्स्ट वन, फ्रॉम माइनस आई इफेक्ट ऑफ NO2 के माइनस आई इफेक्ट से आप क्या कहेंगे, तो अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज, जो निगेटिव चार्ज की मात्रा होगी, अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज की जो मात्रा होगी किस में, तो फर्स्ट में, इन फर्स्ट बिल लेसर देन थर्ड। तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होगी, तो फर्स्ट में लेसर होगी, किससे, तो थर्ड से। फर्स्ट में लेसर होगी थर्ड से। तो ओवरऑल, इसीलिए अगर ओवरऑल अमाउंट ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज
amount of charge on carbanion overall order एक्चुअली लिखना है, ओवरऑल ऑर्डर जो होगी, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर, जो ओवरऑल ऑर्डर है किसकी, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कार्बनियन वो क्या होगी, तो सबसे कम किस्म होगी, तो सबसे कम किस्म होगी। तो ऑब्वियसली हमने देखा कि माइनस एम इफेक्ट के कारण फर्स्ट और थर्ड में चार्ज की मात्रा घट गई, सेकेंड से मतलब फर्स्ट और थर्ड में लेसर हुई, किससे, तो फर्स्ट और थर्ड में लेसर हुई, किससे, तो फर्स्ट और थर्ड में लेसर हो गई, किससे, तो सेकेंड से। पहले तो ये देखा, फिर आपने इंडक्टिव इफेक्ट से क्या देखा, आपने क्या देखा कि फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट में माइनस आई ग्रुप नजदीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नजदीक है, इसलिए यहां पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा घटी, मतलब फर्स्ट में लेसर हो गई किससे, तो थर्ड से, लेसर हो गई किससे, तो सेकंड से। इसीलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी, स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी वो क्या होंगी, तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होंगी वो क्या होंगी, तो इनवर्सिव प्रोपोर्शन होता, स्टेबिलिटी ऑफ आयन इनवर्सिव प्रोपोर्शन होता है अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, तो फर्स्ट की ज्यादा हो जाएगी किससे, तो थर्ड से, थर्ड की ज्यादा हो जाएगी किससे, तो सेकंड से। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगी, फर्स्ट की ज्यादा थर्ड से, थर्ड की ज्यादा सेकंड से। तो ऑब्वियसली कह रहा था कि राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजालिक कार्बोनायन, इन सारे बेंजालिक कार्बोनायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन क्या होती है, तो आप जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ आयन इनवर्सिव प्रोपोर्शन होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी एटम इन आयन। किसी भी एटम के ऊपर, किसी भी आयन में किसी भी एटम के ऊपर जितनी कम चार्ज की मात्रा हो, किसी भी आयन में किसी भी एटम के पास जितनी कम चार्ज की मात्रा हो उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो यहां पर ये बेंजालिक कार्बन मोनोसब्स्टिट्यूएंट बेंजालिक कार्बोनायन है, मतलब बेंजालिक कार्बोनायन इसका अर्थ है मेटा और पारा पर मोनोसब्स्टिट्यूएंट है। यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कौन है, तो NO2 है। तो NO2 क्या है, तो माइनस आई ग्रुप है। NO2 क्या है, तो माइनस आई ग्रुप और माइनस एम ग्रुप है। तो हमने पढ़ा है कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है स्ट्रॉन्गर होती है इंडक्टिव इफेक्ट से। इससे पहले हमने इसलिए हमने पहले मेजोमेरिक इफेक्ट से देखे, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा प्रभावशाली होती है, ज्यादा ताकतवर होता है। इससे पहले मेजोमेरिक इफेक्ट से देखे, तो मेजोमेरिक इफेक्ट से देख रहे हैं कि NO2 क्या करेगा, तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा, जिसके कारण फर्स्ट और थर्ड में निगेटिव चार्ज की मात्रा घट गई किससे, तो सेकंड से। अब फर्स्ट और थर्ड में चूंकि यहां पर माइनस एम ग्रुप नजदीक है, इससे निगेटिव चार्ज की मात्रा और ज्यादा घट जाएगा, मतलब ओवरऑल जो ऑर्डर होगी फर्स्ट में सबसे कम निगेटिव चार्ज की मात्रा, फिर थर्ड में, फिर सेकंड में। तो स्टेबिलिटी क्या होगी, तो फर्स्ट की ज्यादा होगी, थर्ड से ज्यादा होगी सेकंड से। अब यहां पर अब NO2 की जगह पर अगर हम कर दें OCH3, अगर हम यहां पर OCH3, तो OCH3 क्या होता है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा माइनस आई होता है, लेकिन OCH3 कैसे ग्रुप है, OCH3 के बारे में अगर बात करें तो ये कैसे ग्रुप है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, इसलिए माइनस आई ग्रुप है। और ये ऑक्सीजन अटैच्ड है किससे, तो कार्बन से। ऑक्सीजन अटैच है किससे, तो कार्बन से। और कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है ऑक्सीजन से, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर फर्स्ट एटम पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाए और लोन पर रहे तो वो क्या होता है, प्लस एम ग्रुप होता है। यदि फर्स्ट एटम पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहे और ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो वो माइनस एम ग्रुप होगा, वो पाई इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। लेकिन अगर फर्स्ट एटम पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज आ जाए और लोन पर इलेक्ट्रॉन हो तो क्या करेगा, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो पुश करेगा, तो ये प्लस एम ग्रुप होती है। तो ये OCH3 क्या है, तो चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा इसलिए माइनस आई है और ये प्लस एम ग्रुप है। तो आपको पहचानने के लिए आना चाहिए कि ये ग्रुप प्लस एम ग्रुप है कि माइनस एम ग्रुप है। तो यहां पर आप ग्रुप को चेंज कर करके देख सकते हैं, ठीक है, और चार्ज भी चेंज करके देख सकते हैं अपन। जैसे पहले आप इसका वो कर लीजिए, तो
यहाँ पर निगेटिव जगह पर अपन ने पॉजिटिव कर दिया है। कर राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलोइंग मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजालिक कार्बोकैटायन, बेंजालिक कार्बोकैटायन। करा कि लिखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर इन सारे मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजालिक कार्बोकैटायन की। तो जैसा कि आप जानते हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी एटम इन आयन। किसी भी आयन में किसी भी एटम के ऊपर जितनी ज़्यादा चार्ज की मात्रा होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, और जितनी कम चार्ज की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी एटम इन आयन। किसी भी आयन में किसी भी एटम के ऊपर जितनी कम चार्ज की मात्रा हो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो चार्ज अगर घट जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। किसी भी आयन में किसी एटम के पास जितनी कम चार्ज की मात्रा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो अब जरा देखिए यहाँ पर इस रिंग के ऊपर NO2 ग्रुप मौजूद है। तो NO2 ग्रुप क्या होती है? तो -I -M ग्रुप होती है। NO2 ग्रुप क्या है? तो -I -M ग्रुप। तो मेसोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होती है किसकी तुलना में? तो इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में। तो मेसोमेरिक इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। सो फर्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे -M इफेक्ट ऑफ NO2 देन -I इफेक्ट ऑफ NO2। तो फ्रॉम -M इफेक्ट ऑफ NO2 आपने पढ़ा कि बेंजीन रिंग के ऊपर यदि -M ग्रुप मौजूद होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर -M ग्रुप मौजूद होती है तो वो क्या करता है? तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गई, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गई। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की मात्रा को बढ़ा देगा। तो फर्स्ट और थर्ड में जो चार्ज की मात्रा होगी वो इंक्रीज कर जाएगी सेकंड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज आई है, पॉजिटिव चार्ज आ गई है। किसके कारण? तो ड्यू टू -M इफेक्ट ऑफ NO2। तो ये कह रहा कि फ्रॉम -M इफेक्ट ऑफ NO2 इट डेवलप पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो इसलिए अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज गेट इंक्रीजेज इन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड में अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगी एंड इन सेकेंड विल रिमेन अफेक्टेड। और सेकेंड में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगी फर्स्ट और थर्ड में ज्यादा होगी किससे? तो सेकंड से। तो फर्स्ट और थर्ड में जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगी ज्यादा होगी सेकंड से। अब फर्स्ट और थर्ड में किस में ज्यादा होगी? तो NO2 ग्रुप -I ग्रुप भी है। -I ग्रुप मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप। तो अगर NO2 ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या करेगा? तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ाएगा। तो किस में ज्यादा बढ़ाएगा? तो आपने पढ़ा है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होती है डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है। अगर नजदीक रहा -I ग्रुप तो प्रभाव ज्यादा डालेगा, दूर हुआ तो प्रभाव कम डालेगा। तो यहां पर NO2 ग्रुप क्या है? तो ज्यादा नजदीक है। जो ज्यादा नजदीक है तो क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। तो अगर आप जानते हैं किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन जाता रहे तो पॉजिटिव चार्ज आता। आपने पढ़ा है ना किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो एक पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए दो पॉजिटिव चार्ज। तो अगर किसी भी एटम्स की तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन NO2 की तरफ खिसका तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे। यहां भी अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खिसका तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन चूंकि NO2 नजदीक है इसीलिए फर्स्ट में जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगी फर्स्ट में जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा होगी ज्यादा होगी किससे? तो थर्ड से। तो पहले हमने -M इफेक्ट ऑफ NO2 देखा। तो -M इफेक्ट ऑफ NO2 से फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा है किससे? तो सेकेंड से। अब फर्स्ट और थर्ड में किस में ज्यादा है? तो फ्रॉम -I इफेक्ट ऑफ NO2 फर्स्ट में अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है किससे? तो थर्ड से। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कार्बोकैटायन क्या हुई? तो फर्स्ट में ज्यादा हो गई थर्ड से, थर्ड में ज्यादा हो गई सेकेंड से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी? तो अगर चार्ज की मात्रा ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, मतलब फर्स्ट लेसर स्टेबल हो जाएगा किससे? तो थर्ड से। थर्ड लेसर स्टेबल होगा किससे? तो सेकेंड से। ठीक है। नाउ अनदर एग्जाम्पल, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोएनाइन। करें कि इन सारे कार्बोएनाइन की
स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। दिस वन, ये CH2 माइनस है। ध्यान दीजिए बेंजीनिंग से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है, बेंजालिक कार्बन, बेंजालिक कार्बन है। यहाँ पर सपोज NO2 है। दिस वन ये है, ये CH2 माइनस, ये आपका OCH3 है। C6H5 CH2 माइनस, ये Cl है। C6H5 CH2 माइनस, सिंपल ये है। ये सारा है जी, ठीक है। तो एक और यहां पर, ठीक है, करें इन सब की स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। तो सॉल्यूशन, जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होती अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी वन पोजीशन इन कंजुगेटेड सिस्टम। जो स्टेबिलिटी ऑफ आयन होती है इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एनी वन पोजीशन इन आयन। मतलब जितनी कम चार्ज की मात्रा होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब जरा देखिए यहां पर NO2 ग्रुप के बारे में देखिए कि NO2 क्या है। NO2 ग्रुप क्या है, तभी जस्ट मैं बता रहा था कि NO2 क्या होता है, तो -M और -I ग्रुप है। OCH3 क्या है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो -I है। और चूंकि ऑक्सीजन कार्बन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन कार्बन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन कार्बन से अटैच्ड है, मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर लोन पेयर है। तो ये चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा इसलिए -I, और ऑक्सीजन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया है और लोन पेयर है। तो अगर फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर हो तो वो क्या होता है, तो वो +M ग्रुप होता है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेयर करेगा, मतलब ये +M ग्रुप होती है। उसी तरह से जो Cl है, क्लोरो ग्रुप क्या होती है, तो Cl इज -I ग्रुप है, -I। और चूंकि यहां पर लोन पेयर है, यहां पर लोन पेयर है, इसलिए +M ग्रुप। लेकिन ध्यान रखिए एक्सेप्शन होता है यहां पर, जो हैलोजन होता वह, इसमें जो एक्सेप्शन क्या है कि हैलोजन शो करता है व्हाट, तो स्ट्रॉन्गर -I देन +M। ये आपको ध्यान रखना है, जो हैलोजन होता है वो स्ट्रॉन्गर -I होता है देन +M, एक्सेप्शन। ये क्या एक्सेप्शन है कि जो हैलोजन होता है शो करता है स्ट्रॉन्गर -I देन +M। तो अब जरा देखिए, तो फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट NO2 क्या करेगा, तो NO2 -M ग्रुप है, तो -M ग्रुप क्या करता है, तो -M ग्रुप क्या करता, तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, NO2 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा। तो ये NO2 क्या है, तो इसका बगल वाला पोजीशन ऑर्थो पोजीशन होगा, ये मेटा, ये पैरा। तो ये क्या करेगा, तो NO2 अपने -M इफेक्ट के कारण ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज। OCH3 क्या करेगा, तो OCH3 -M ग्रुप है, OCH3 -M ग्रुप है, इसलिए क्या करेगा, तो अपने ऑर्थो जो OCH3 +M ग्रुप है, OCH3 +M ग्रुप है। तो +M ग्रुप क्या करता है, तो आपको मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ +M एंड -M ग्रुप में कि जो -M ग्रुप होता है अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, जबकि जो +M ग्रुप होता है वो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज। तो इसके लिए ऑर्थो पोजीशन बगल वाली, ये मेटा पोजीशन नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। और क्लोरीन के केस में आपको मैंने बताया कि पहले आपको क्या लेना है, तो -I। तो ये -I के कारण क्या करेगा, तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा को घटाएगा, लेकिन
क्लोरीन प्लस एम ग्रुप भी है, इसलिए क्या करेगा, तो ये ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। तो पहले हम लोग कौन सी इफेक्ट देखेंगे, तो फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट। तो फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट से आप क्या कहेंगे, तो फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट से हम लोग कहेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण, फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण हम लोग कहेंगे कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण क्या होगी, तो फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण क्या होगी, तो हम लोग कहेंगे कि मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण जो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन किस में, तो फर्स्ट में घट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फर्स्ट में लेसर हो जाएगी किससे, तो फर्स्ट में लेसर हो जाएगी, फर्स्ट में सबसे कम होगी और सेकेंड में सबसे ज्यादा होगी। कि ऐसा क्यों? फर्स्ट में सबसे कम होगी और सेकेंड में क्या होगी, तो सबसे ज्यादा होगी। फर्स्ट में सबसे कम होगी और सेकेंड में सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होती है। अगर चार्ज घटाना होगा तो बहुत ज्यादा घटा देगा और अगर बढ़ाना होगा तो बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो फर्स्ट में लेसर होगी किससे, तो सेकेंड से, और बीच में रह जाएगा क्या, तो थर्ड और फोर्थ। देखिए थर्ड और फोर्थ में अगर आपसे कहा जाए कि किसकी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस है एक्सेप्शनली जो होता है हैलोजन सो स्ट्रॉन्गर माइनस देन प्लस, जो इसकी इंडक्टिव इफेक्ट होती है स्ट्रांग होती है। मेजोमेरिक इफेक्ट बहुत ही वीक होता है इसका। उसका कारण आपको मैंने बताया था कि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, इस कारण से एक्सेप्शनली हैलोजन सो स्ट्रॉन्गर माइनस आई एंड लिटिल प्लस, मतलब लिटिल प्लस, मतलब इसकी जो प्लस एम इफेक्ट होगी उसे हम लोग क्या करेंगे, तो नगण्य कर देंगे। इसकी प्लस एम इफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, तो नगण्य कर देंगे। क्यों? क्योंकि हैलोजन की जो प्लस एम पावर होती है वो बहुत ही वीक होती है। क्यों वीक होती? क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैलेंस में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इसके कारण वो इलेक्ट्रॉन पेयर को मेजोमेरिक से रिपेल करने की तुलना में अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल को ट्रांसफर कर देता है। इसलिए जो हैलोजन होती है वो शो करता है लिटिल प्लस एम। तो ऑब्वियसली फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फर्स्ट लेसर होगी किससे, तो थर्ड और फोर्थ से, और थर्ड और फोर्थ में लेसर होगी सेकेंड से। नाउ फ्रॉम माइनस आई इफेक्ट, नाउ फ्रॉम माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन, हैलोजन के माइनस आई इफेक्ट से आप क्या कहेंगे, तो ऑब्वियसली कि फर्स्ट में सबसे कम होंगे। अब इसमें माइनस आई इफेक्ट है और इसमें माइनस आई इफेक्ट नहीं है। यहां पर अगर फ्रॉम माइनस आई इफेक्ट, यहां पर ऐसा माइनस आई इफेक्ट, फ्रॉम माइनस आई इफेक्ट, यहां पर ऐसा करते हैं ना जी, एक CH3 डाल देता हूं मैं, ठीक है। ये तो फ्रॉम माइनस आई इफेक्ट क्या होगी, तो ये क्या करेगा, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जबकि ये क्या करेगा, तो ये CH3 क्या होती है, प्लस आई ग्रुप होती है। CH3 क्या होती है, तो प्लस आई ग्रुप होती है। CH3 प्लस आई ग्रुप होगी तो प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होगी, तो नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हैलोजन एक एक्सेप्शनल केस होता है जिसकी माइनस आई स्ट्रॉन्गर हो जाती है और इसकी जो प्लस एम होती है वो लिटिल होती है, लिटिल प्लस एम होता है इसका। तो पहले हमने मेजोमेरिक इफेक्ट देखा। क्यों मेजोमेरिक इफेक्ट देखा, क्योंकि जनरली स्ट्रॉन्गर होती है, सिर्फ हैलोजन केस में वीक पड़ जाता है इंडक्टर्स। इसलिए हैलोजन केस में जो हैलोजन की प्लस एम इफेक्ट हम लोग नगण्य मान लेते हैं। तो पहले हमने देखा मेजोमेरिक इफेक्ट से कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गई, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गई। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा घट गई, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाने से नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ गई। तो फर्स्ट में नेगेटिव चार्ज की मात्रा सबसे कम और सेकेंड में सबसे ज्यादा, बीच में आ गया थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड एंड फोर्थ में क्या होगा, तो ये माइनस आई से नेगेटिव चार्ज घट जाएंगी और ये CH3 प्लस आई ग्रुप होती है, तो ये प्लस आई मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, नेगेटिव चार्ज को पुश करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएंगे।
मतलब फर्स्ट फ्रॉम माइनस आई इफेक्ट क्या होगी, तो अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन थर्ड बी लेसर देन फोर्थ। इसीलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कार्बन है, इसलिए ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कार्बन एन क्या होगी, कहेंगे जी फर्स्ट में सबसे कम, उसके बाद किस में, तो थर्ड में, उसके बाद किस में, तो फोर्थ में, उसके बाद किस में, तो सेकंड में। इसीलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगी, इसलिए जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी, यहां जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी वो क्या होगी, तो फर्स्ट में ज्यादा होगी किससे, तो जितना कम चार्ज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज्यादा होगी किससे, तो थर्ड से ज्यादा, फोर्थ से ज्यादा सेकंड से। तो क्वेश्चन में कहा था राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलोइंग कार्बन आयन, इन सारे कार्बन आयन के स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो हमने देखा NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप क्या है, तो -M -I, OCH3 क्या है, तो -I+M, Cl क्या है, तो -IN+M, लेकिन हैलोजन स्ट्रॉन्गर -I और लिटिल +M, इसका मतलब इसको क्या करेंगे, तो नेग्लिजिबल मान लेंगे, इसको क्या करेंगे, तो नेग्लिजिबल मान रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, तो नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो आप जानते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होती है इंडक्टिव इफेक्ट से, इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, तो पहले मेजोमेरिक इफेक्ट को देखेंगे। तो मेजोमेरिक इफेक्ट के कारण यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आने से चार्ज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आने से चार्ज घट जाएगा। तो फर्स्ट में सबसे कम, सेकंड में सबसे ज़्यादा, बीच में थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड एंड फोर्थ में किस में ज़्यादा होगी, तो फोर्थ में ज़्यादा होगी +I के कारण, +I के कारण क्या होगी, यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिक थर्ड में लेसर होगी किससे, तो फोर्थ से। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज किस में होगी, तो फर्स्ट में सबसे कम, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी। ठीक है, नाउ कर रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलोइंग कार्बोकैटायन, जो नेगेटिव चार्ज था उसे हर जगह क्या कर दिए, पॉजिटिव चार्ज कर दिए। कर राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलोइंग कार्बोकैटायन। अब इसमें देखिए NO2 ग्रुप है, क्या है, तो NO2 -M -I, OCH3 क्या है, -IN+M, और हैलोजन -IN+M। लेकिन हैलोजन के केस में अपवाद होता है कि हैलोजन की जो +M इफेक्ट होती है लिटिल होती है, नाम मात्र की होती है। क्यों, क्योंकि हैलोजन के पास जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने खाली डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है, जिसके कारण इसकी जो +M पावर होती है बहुत ही वीक होती है। तो ध्यान रखेंगे कि हैलोजन की जो +M इफेक्ट एक्सेप्शन है, अपवाद है कि इसकी बहुत लिटिल होती है। इसलिए पहले हम मेजोमेरिक इफेक्ट देखेंगे। तो फ्रॉम मेजोमेरिक इफेक्ट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन, ध्यान दीजिए इसमें हैलोजन का जो +M इफेक्ट होता है नाम मात्र होता है, इसे नगण्य कर दिए। तो ये NO2 अपने -M से क्या करेगा, तो -M ग्रुप यदि बेंजीन के ऊपर मौजूद होती है तो ऑर्थोन पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर +M ग्रुप बेंजीन के ऊपर मौजूद होती है तो ऑर्थोन पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आने से पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बहुत ज्यादा घट जाएंगी, और ये पॉजिटिव मिलकर और बढ़ा देगा। मतलब फर्स्ट में सबसे ज्यादा हो जाएंगी, सेकेंड में सबसे कम होगी, और बीच में थर्ड एंड फोर्थ होगी। तो अब -I इफेक्ट से देखिए, क्लोरीन क्या है, तो -I ग्रुप है, CH3 क्या है, तो +I ग्रुप है। तो ये -I ग्रुप क्या करेगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ जाएगी। CH3 क्या करेगा, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, नेगेटिव चार्ज को पुश करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा घट जाएगी। इसका मतलब जो थर्ड में पॉजिटिव चार्ज की मात्रा होगी कार्बन के ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर ज्यादा होगी, किससे, तो फोर्थ से। थर्ड में कार्बन के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की मात्रा होगी, किससे, तो फोर्थ से। इससे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन में चार्ज की जो मात्रा का ऑर्डर है वो क्या होंगी, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में जो चार्ज की मात्रा का ऑर्डर होगी वो फर्स्ट में ज्यादा होगी, किससे, तो थर्ड से ज्यादा होगी, फोर्थ से ज्यादा होगी, सेकेंड। तो स्टेबिलिटी ऑफ आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज की। तो फर्स्ट जिसमें चार्ज की मात्रा ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, फर्स्ट कम होगी, थर्ड कम होगी, फोर्थ कम होगी, सेकेंड से।
तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको पहले पहचानना आना चाहिए कि कौन सी प्लस एम ग्रुप होती है, कौन सी माइनस एम ग्रुप, कौन सी प्लस आई ग्रुप होती है, कौन सी माइनस आई ग्रुप होती है, तभी कर पाएंगे। तो आपको मैंने माइनस आई प्लस आई पहचानने के लिए बताया था कि यदि फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो क्या होगी, तो माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप कौन सा होता है, तो एल्काइल ग्रुप, या फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होता, तो प्लस आई ग्रुप होता है। फिर आपको मैंने बताया था माइनस एम और प्लस एम, माइनस एम ग्रुप कौन सी होगी, तो फर्स्ट एटम पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हो और अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो माइनस एम ग्रुप होती है। और यदि फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, फर्स्ट एटम पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, अगर फर्स्ट एटम है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या पूरा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा, प्लस एम ग्रुप होगा। समान तौर पर जो मेजोमेरिक इफेक्ट होती है वो स्ट्रॉन्गर होती है इंडक्टिव इफेक्ट से, लेकिन हैलोजन एक अपवाद है जिसकी माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होती है, प्लस एम इफेक्ट लिटिल होती है, इतनी कम होती है कि इससे हम लोग क्या करते हैं, नगण्य मान लेते हैं। पहला तो ये। दूसरी पॉइंट कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर माइनस एम ग्रुप मौजूद रहता है तो अपने ऑर्थोन पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, और यदि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप मौजूद होता तो अपने ऑर्थोन पैरा पोजीशन पर, अगर माइनस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होता तो अपने ऑर्थोन पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, और अगर प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होता है तो अपने ऑर्थोन पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है। तो और उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नाउ एक क्वेश्चन है कि वाई कार्बोक्जिलेट आयन, वाई कार्बोक्जिलेट आयन is more stable than phenoxide ion, मतलब C6H5O- आयन। करा क्यों कार्बोक्जिलेट आयन मोर स्टेबल होती है फिनॉक्साइड आयन से? तो यदि आप देखें कंजुगेट, ये कार्बोक्जिलेट आयन है, इसमें कंजुगेट पोजीशन कितनी होती है, ये निगेटिव चार्ज, बीच वाला छोड़ के अगला एटम जिसके पास 5 बॉन्ड है, तो यहाँ कंजुगेट पोजीशन कितनी है, तो ये कंजुगेट पोजीशन, इसमें कंजुगेट पोजीशन 2 है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली निगेटिव चार्ज क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा और डिस्प्लेस कर देगा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी RCO-, ये डबल बॉन्ड हो, इसको इधर रिपेल करिए, इधर आया, मतलब यहाँ पर कंजुगेट पड़ गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने, कंजुगेट पोजीशन 2 मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी, तो 2। और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट मतलब एक समान, जबकि फिनॉक्साइड आयन लीजिए आप, फिनॉक्साइड आयन, दिस वन C6H5O- इज कॉल्ड फिनॉक्साइड, यहां भी नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करेगा, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिस वन, ये इसको रिपेल करा तो यहां पर आगे नेगेटिव चार्ज, ये बना देगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको मैंने बताया है, ये फिर ये रिपेल करेगा, इधर आएगा, ये इधर दिस वन, ये है, ये निगेटिव चार्ज, फिर ये रिपेल करेगा, फिर ये रिपेल करेगा, दिस वन, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, तो दिस वन, ये और फिर ये रिपेल करेगा दिस वन। तो यहां पर कंजुगेट पोजीशन कितनी है कि जी ये फर्स्ट एटम, ये इसका ऑर्थो, पारन ऑर्थो, तो यहां पर कंजुगेट पोजीशन है 4, यहां कंजुगेट पोजीशन है 4, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होगी, तो 4 होगी,
लेकिन ये क्या है, नॉन इक्विवेलेंट, ये नॉन इक्विवेलेंट। तो क्यों, ऐसे हमें क्या लगता है कि वह कंजुगेटेड सिस्टम जो जिसमें ज्यादा कंजुगेट पोजीशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो ऐसे में लगता है कि कार्बोलेट आयन मोर स्टेबल है, फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होना चाहिए किससे, कार्बोलेट आयन से। करा लेकिन नहीं, कि कार्बोलेट आयन मोर स्टेबल होती है फिनॉक्साइड आयन से। क्यों? तो इसका रीजन है कि जो कार्बोलेट आयन होता है वो फॉर्म करता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलवेज मोर स्टेबल होता है किससे, नॉन इक्विवेलेंट। मतलब एक समान जैसा है, यहां चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक समान जैसी है। तो अगर चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक समान जैसी हो जाए तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होगा तो रिपल्सिव फोर्स बहुत कम होती, मिनिमम होगी, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे होता है ना कि अगर बंटवारा बराबर बराबर हो, अगर बंटवारा बराबर बराबर हो, एक बाप के अगर 3 बेटे हैं और तीनों बेटों के बीच में अगर बराबर बराबर बंटवारा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम, तो लेस स्टेबल होगी। तो ये चीज़ है कि यदि स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होता है तो मोर स्टेबल होती है। तो ध्यान रखें, इसका ध्यान रखें। ये आपको मैंने बताया कि वह आयन जो ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगी, लेकिन यहां पर 2 लागू नहीं हो रहा। तो उसका कारण है कि हमेशा जो इक्विवेलेंट वैसे स्पेस, वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो फॉर्म करता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, तो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो विशेष स्पेसीज या कि कंजुगेटेड सिस्टम, ऐसे कंजुगेटेड सिस्टम having equivalent resonating structures will more stable than system, मतलब conjugated system having non-equivalent रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, कंजुगेटेड सिस्टम फॉर्म्स इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल मोर स्टेबल देन सिस्टम फॉर्म्स नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वैसे सिस्टम जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, तो वैसे कंजुगेटेड सिस्टम से जो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है। तो हियर यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन है, हियर कार्बोक्सिलेट आयन क्या कर रहा, तो फॉर्म करता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो वाइल जो फिनॉक्साइड फॉर्म करता है, वाइल फिनॉक्साइड मतलब C6H5O-, फिनॉक्साइड फॉर्म कर रहा है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन है, इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन will more stable than फिनॉक्साइड आयन। इसलिए जो कार्बोक्सिलेट आयन होती है वो ज्यादा। तो कह रहा है कि वाई कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। अभी तक मैंने ये बताया कि वह कंजुगेटेड सिस्टम जिसमें जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंजुगेट पोजीशन होगी, मतलब जिसकी जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन उसका अपवाद है। तो इसमें ध्यान रखना है कि यस, वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पैदा करता है वह मोर स्टेबल होता है, वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जिसमें कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है कि वैसे कंजुगेटेड सिस्टम
जो फॉर्म करता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो हमेशा मोर स्टेबल होता है किससे? तो वैसे कंजुगेटेड सिस्टम जो फॉर्म करता है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल याद रखेंगे, जैसे कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन क्या फॉर्म करता है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बोक्सिलेट आयन क्या फॉर्म करता है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म करता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस कारण से कार्बोक्सिलेट आयन की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है किससे? फिनॉक्स आयन से। तो ये इसका एक अपवाद है। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इफेक्ट ऑफ मेजोमेरिक इफेक्ट ऑन एसिडिटी, एसिडिटी के ऊपर, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऊपर मेजोमेरिक इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा या पड़ता है, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन असाइनमेंट के अंदर है, उसको आप लोग करिए। ठीक है, ओके, बाय।